बड़ी जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। दागिस्तान हमले में 6 आतंकी ढेर किए गए हैं, जहां एक तरफ जो मौत का आंकड़ा है आम लोगों का वो 15 हो गया है, तो वहीं 5 से अब यह आंकड़ा बढ़ के 6 आतंकियों को मार गिराया है पुलिसकर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने। और बड़ी जानकारी ये कि पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों की तलाश लगातार कर रही है सेना। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, किस तरह से फायरिंग कर रही है आतंकी, मुठभेड़ लगातार जारी है। और इन सब के बीच सुरक्षा बलों ने इन 6 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया है, लेकिन अभी भी और आतंकियों की तलाश जारी है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, देखिए एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ा है, जो आम लोग हैं वो मौत का आंकड़ा 15 हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आतंकियों का मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है, अब 6 हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो आप भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो छिपे आतंकी है और उनके मददगार है उनको फिलहाल ढूंढने की कोशिश जारी। देखिए, हमारे पास जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाज जैसे जो एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में। लेकिन ये एक सामान्य स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है शिवांगी, कि अगर किसी इलाके के अंदर इस तरीके की घटना होती है तो उसके बाद पूरे इलाके के अंदर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन होता है, क्योंकि आतंकी कितनी संख्या में दाखिल हुए थे, कहाँ वो हैं, इस बारे में कोई संख्या तो निश्चित होती नहीं है। और इसीलिए जब तक कि पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं कर लिया जाता, तब तक ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया जाता है। सैनिटाइज करने से तात्पर्य होता है कि जिस इलाके के अंदर संभावित हो सकते हैं आतंकी, जहां छिप सकते हैं, जहां पे अपनी पनाह ले सकते हैं या उसे ठिकाना बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जब सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वहां पर कर्मी पहुंचते हैं, मेडिकल टीमें पहुंचती हैं, तब कई बार ये होता है कि आतंकी उसका फायदा उठाते हुए अपने अटैक को, अपने हमले को एम्पलीफाई करने की, उसका असर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अभी भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। और सर्गेई मलिकोव, जो कि दागिस्तान के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से जो आया बयान है महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि स्लीपर सेल की तलाश तक ये पूरा ऑपरेशन जारी रहेगा। स्लीपर सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम देने के अंदर मदद की। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इससे पहले से, यानी अक्टूबर 2023 से कहीं ना कहीं ये टेंशन वहां पर बढ़ रहा था। जिस तरीके से पूरी भीड़ जो है वो एयरपोर्ट के अंदर, मखरज कला के अंदर दाखिल हुई थी, यानी कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन करने वालों की संख्या वहां पर मौजूद है, जो इस तरीके के वायलेंट एक्शन को सपोर्ट करते हैं। जी, साफ तौर पर प्रणय। और देखिए किस तरह से लगातार अब सैनिटाइज पूरे इलाके को किया जा रहा है। के शिवास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं। और आप देखिए जो आतंक की मार है भारत भी झेल रहा है। के शिवास जी, जो पुंछ राजौरी में हम देख रहे हैं, आए दिन तस्वीरें सामने आती है, सर्च एंड ऑपरेशन जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है जो आतंकी छिपे हैं उनका सफाया करने की। तो आतंकवाद अब एक बड़ी चुनौती विश्व स्तर पर है, और भारत हर बार मुखर होकर हर विश्व मंच पर कहता रहा है कि आतंकवाद के साथ संवाद नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि भारत का जो रवैया आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत साफ सुथरा है। भारत कहता है कि कोई गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान करता है कि जो आतंकवादी वो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसके अगेंस्ट लड़ रहा है उसको वो बैड टेररिस्ट बोलता है। और इसी के कारण आतंकवाद का सफाया नहीं हो पा रहा है। ये भी एक विडंबना है शिवांगी कि आज तक आतंकवाद की डेफिनेशन जो है वो अप्रूव नहीं हुई यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह यही है कि सभी देश अपना हिसाब से आतंकवाद को देखते हैं, और आतंकवाद आज की तारीख में बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये सच्चाई आपने जो रजौरी पुंछ की तरफ इशारा किया था, तो वहां पर भी जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर घाटी से आतंकवाद चला गया है, तो उसने साउथ ऑफ पीर पंजाब, स्पेशली रजौरी पुंछ इलाके के अंदर आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश की है। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात इधर भी आई है कि कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल है, उन्होंने उनको मदद की है। और इसलिए ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के अगेंस्ट जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन है, ये एक लॉजिस्टिक देते हैं आतंकवादियों को। और इसीलिए भारत के अंदर भी अब जब बताया गया है कि रजौरी पुंछ में 40 से ज्यादा आतंकवादी घुस चुके हैं 1.5-2 साल में। इनको अभी चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कैसे इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, और स्पेशली
जो कि सितंबर के अंदर हमारे इलेक्शन है, इसमें चाहेगा पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी बिल्कुल। और एक शिवाजी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, जो वो टेरेन का इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, गुड और बैड ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। टेररिज्म इज टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये देखना होगा कि कौन कौन से देश मुखर होकर इसको कंडेम करेंगे, क्योंकि कई देश तो इसको कंडेम भी नहीं करते, इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाते। देखिए शिवानी, मल्टी एथनिक सोसाइटीज, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज और इतने तरह तरह के लोग, इतनी तरह तरह की भाषाएं, इतने तरह तरह के कल्चर्स हैं, ऐसे इसमें माहौल में वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सब कुछ एक साथ पे कैसे नहीं चला जाए। और यही कारण है कि हर कोई देश चाहता है कि दूसरा देश प्रगति ना करे। अब सब जानते हैं कि भारत आज पूरे इसमें इकोनॉमिकली 5th रैंक पर है, अगले 5-7 साल में। मैं लौटूंगी संजय जी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दागिस्तान हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर बता दें आपको। राष्ट्रपति रूस के पुतिन को इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है। तो व्लादिमीर पुतिन को इस हमले की जानकारी दी गई है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई आधिकारिक बयान भी आता है उनकी ओर से। और साथ ही साथ आप देखिए लगातार जो गृह मंत्रालय है उनकी ओर से भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखा जा रहा है। उनकी ओर से जो भी अपडेट्स है लगातार हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पुतिन को इस हमले की जानकारी दी गई है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके नए कार्यकाल में एक बार फिर से आतंकवादी हमला कुछ इस तरह से होगा। और खासकर आप देखिए कि जूइश कम्युनिटी जो है, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिनेगॉग से लेकर चर्च तक हमला किया जाएगा। अब तक ये भी अपडेट आपको बता दें, 15 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। वहीं 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है स्लीपर सेल्स को खत्म करने की, उन लोगों को ढूंढने की जिन्होंने आतंकियों की मदद की। और कितने समय से ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था। इस वक्त रूस के पास आप देखिए 2 बड़े चैलेंजेस है, अंदर किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उससे निपटना है और वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध लगातार जारी है। संजय कुलकर्णी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था शिवानी, जैसे फॉल्ट लाइन्स है, हर एक देश में कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन्स होते हैं और जो आपके दुश्मन होते हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उस फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब सब कोई कहते हैं मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए, सब कोई कहता है मेरे को पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सब कोई कहता है मेरे को सेहत मेरी अच्छी रहनी चाहिए। और जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज को लेकर के आबादी के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बढ़ रहा है, तरह तरह क्या आइडियोलॉजीज बढ़ रही हैं। तो इन सबको देखते हुए ये न्याय जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं स्लीपर सेल्स की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की, ये इसलिए होता है कि सबको हर वक्त खुश नहीं रखा जा सकता और खुश होगा भी नहीं। आप किसी को भी कुछ देंगे उसके आकांक्षाएं और बढ़ती है और उस एस्पिरेशन को मीट करना और कठिन हो जाता है। और ऐसे इसमें जब इस तरह के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या रेडिकलाइजेशन उभरने लगता है उसे और परेशानी होने लगती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर कोई जो देश है वो जानता है कि बिल्कुल। और ये देखना होगा कि कौन कौन से देश इस हमले की निंदा करते हैं। प्रणय का रुख कर लूंगी मैं। प्रणय देखिए, इससे पहले जब क्रीमिया पर हमला हुआ था तो साफ तौर पर मुखर होकर रूस ने आरोप लगा दिए थे कि यूक्रेन की ओर से ये हमले किए गए, आतंकवादी वहां से भेजे गए क्योंकि आतंकवादी यूक्रेन की तरफ भागते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा ये बड़ी जानकारी उनकी ओर से आई थी। हालांकि यूक्रेन ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था कि इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या एक बार फिर से रूस आपको लगता है कि यूक्रेन की ओर इशारा करेगा इस हमले की? देखिए, करेगा नहीं, ऑलरेडी इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से जनरल कुलकर्णी भी कह रहे थे कि जब युद्ध का वक्त होता है तो किसी भी हमले को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है, इस तरीके की घटना को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे में अभी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, रूस की तरफ से भी कोई बड़ा बयान इस तरह से नहीं आया है। हालांकि कई बयानों के अंदर कहा गया है कि इस हमले को केयरफुली देखना होगा, इस हमले के पीछे यूक्रेन भी हो सकता है, रशिया को डिस्टेबलाइज करने वाले जो फोर्सेज हैं वो इस मौके का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस हमले के पीछे कौन है ये तो वक्त बताएगा। रूस की तरफ से जो जहां चूक हुई है, हम उन पॉइंट्स की भी बात कर रहे हैं। रशिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को लेकर प्रेशर है और ये प्रेशर बढ़ रहा है। और इंटरनेशनली अगर आप देखें इस समय तो एक ऐसा वक्त है, अमेरिका के अंदर चुनाव है और उस चुनाव के पहले बहुत सारी जगह पे प्रेशर पॉइंट्स खड़े हो रहे हैं। और इन प्रेशर पॉइंट्स के बीच में जैसे पीस समिट हुई, उस पीस समिट के अंदर भी किसी तरीके से यहाँ पर लामबंदी नजर आ रही है। इसके अंदर दोनों देशों के नेताओं को एक मंच के ऊपर लाने की कोशिश जो है वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि यूक्रेन को
स्ट्रेंथन करके रशिया को मिलिटरीली डिफीट करवाने, यानी रूस की सैन्य रूप से हार हो, रूस में पुतिन जो है वो अपनी सेनाओं को पीछे खींचे, ये सुनिश्चित करने के लिए जो इस्लामबंदी है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो जाहिर तौर पर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली ये कन्वेंशनली आगे नहीं बढ़ता है तो फिर अनकन्वेंशनल तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं।